हेलो एवरीवन। सीयूईटी पीजी पेपर कोड सीओक्यूपी 11 का 2024 का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे कि बेसिक जो आपका क्वेश्चन पेपर है उससे क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं, उससे आपको क्या समझना है। ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि क्वेश्चन पेपर हमें कहाँ से मिलेगा, तो वो पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें मैंने इसको शेयर किया हुआ है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। लेकिन टेलीग्राम चैनल में मैंने काफ़ी पहले शेयर किया था, तो हो सकता है आपको वो पीछे ना मिले या ढूँढने में आपको दिक्कत हो। तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के अंदर एक सेक्शन है फ्री मटेरियल सेक्शन, उसके अंदर फ्री आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी मिलते हैं और वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। ये सेक्शन आपको दिखेगा उसमें, सीओक्यूपी 11 सीयूईटी पीजी 2025। इस सेक्शन के अंदर आपको दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो क्वेरी होगी यहाँ पे रिज़ॉल्व। अब देखो, इस वीडियो के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं जो मैथ्स का सेक्शन है, उसको डिस्कस करूँगा। बाकी जो जीके का सेक्शन है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो उनकी वीडियोज़ आप जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर 2024 के क्वेश्चन पेपर का सिर्फ़ मैथ्स का सेक्शन डिस्कस किया जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? देखो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना नहीं है कि आपको क्वेश्चन पेपर दिख जाए, उसका सॉल्यूशन पता लग जाए। ये ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी लोग करते हैं। ये सिर्फ़ इस वीडियो का मोटिव नहीं है। मोटिव क्या है कि आपको एनालिसिस इस तरह से दिया जाए कि आप जब अपने प्रिपरेशन करो, तो उसको उसमें इससे जो इस वीडियो से जो इनपुट्स है, उसको आप प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करो, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जो स्कोर है, उसको मैक्सिमम इम्प्रूव कर सको। ठीक है? बेसिक मोटिव ये है कि आपका स्कोर इम्प्रूव होना चाहिए। जो भी मैं यहाँ पे बातें आपको बताऊँ, उससे आपका स्कोर इम्प्रूव हो, तो ही इस वीडियो का फ़ायदा है। अन्यथा और भी लोगों ने एनालिसिस बनाए हुए हैं, सॉल्यूशन बताए हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते थे। अब देखो, सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप चाहो तो इसको आप देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ, तो इस वीडियो में सिलेबस को डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएँगे, ध्यान से सुनना इसको, आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएँगे, या तो सिमिलर क्वेश्चन यानी कि उसके जैसा क्वेश्चन, या सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एग्ज़ैक्टली सेम क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड डेटा के साथ, सेम डेटा पहले ही किसी एग्ज़ाम में पूछा गया होता है। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएँगे, उससे उसके जैसा क्वेश्चन या सेम वही क्वेश्चन पहले ही किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया होता है। ऐसा क्यों होता है? जो आपका क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, वो मल्टीपल एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन पेपर पेपर बनाते हैं। तो होता क्या है कि एक ही क्वेश्चन वो अलग-अलग जगह पे यूज़ कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन वो अलग-अलग जगह पे यूज़ कर लेते हैं। कई बार डेटा चेंज करके, कई बार डेटा भी सेम रहता है, वो सेम क्वेश्चन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, जो बाकी एग्ज़ाम्स में आते हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है? मैं आपको जैसे-जैसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, तो हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि वैसा सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आया है। बेसिकली मैं जो टेस्ट सीरीज़ होती है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन देता हूँ, जो बाकी एग्ज़ाम्स में आ रहे होते हैं उस समय और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो। तो उसी से मैं आपको एग्ज़ाम्पल से बताता रहूँगा कि जो सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन कौन से एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। जिससे आपकी जो ट्रैक है, जिस ट्रैक पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी जो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में आपके थोड़े अलग क्वेश्चन आते हों और आप अलग ही त टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओ, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। आप सही ट्रैक पे प्रिपरेशन करो, वो इस वीडियो का मोटिव है। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 लेटर, यानी कि 4 लेटर के कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, लेकिन वर्ड स्टार्ट किससे होना चाहिए? या तो ए से स्टार्ट हो या ई से स्टार्ट हो। कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन, यानी वर्ड क्या आपका इक्वेशन है। इक्वेशन में कितने लेटर्स हैं यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लेटर्स का ये वर्ड है। इसमें से आपको 4 लेटर के नए वर्ड बनाने हैं, जो कि या तो ए से स्टार्ट हो या ई से स्टार्ट हो। सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, आप हिंदी में भी इसको रीड कर सकते हो। तो कितने वर्ड आप बना सकते हो? अब देखो, ये क्वेश्चन जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। अगर आपने नहीं सीखा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाओगे, तो आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। आपके सिलेबस में देखो,
तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे कि आपका जो वर्ड है, वो या तो ए से स्टार्ट हो या ई से स्टार्ट हो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला और, ठीक है, और जब भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को क्वेश्चन में और आता है तो यहाँ पे प्लस किया जाता है। अब ये वर्ड जो हो वो आपका 4 लेटर का होना चाहिए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 लेटर का होना चाहिए। पहला लेटर तो फिक्स है कि पहला लेटर तो ए हो गया। अब देखो टोटल 8 है, यहाँ पे टोटल लेटर्स 8 हैं। पहला फिक्स हो गया कि ए आएगा, तो दूसरा क्या हो सकता है? बाकी जो बचे हुए 7 हैं उनमें से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। तीसरा क्या हो सकता है? बाकी जो बचे हुए 6 हैं उनमें से कोई हो सकता है। इसी तरह से बाकी जो बचे हुए 5 हैं वो उनमें से कोई एक 4th लेटर आपका हो सकता है। इसी तरह से इस केस में पहला तो ई फिक्स हो गया, दूसरा क्या हो सकता है? तो बाकी बचे हुए 7 में से कोई सा भी हो सकता है। 6, 5। अब इनको क्या करना होता है? इनको मल्टीप्लाई करना होता है। इनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 6 30 होता है, यानी 5 इंटू 6 30 होता है। 30 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे करोगे तो ये आएगा 210, यानी कि 210। सेम यहाँ पे भी करोगे तो 210 आएगा आपका। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी और आएगा, यानी कि या तो ए है या ई है, तो इसको हम ऐड करते हैं। तो 210 और 210 को ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 420, 420, जो आपका करेक्ट आंसर है। 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको गाइड करूँगा कि ऐसे क्वेश्चन जो है पहले आ चुके हैं, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली क्या, मोस्टली 100% टाइम आपके एग्ज़ाम में कोई नया क्वेश्चन नहीं आता। बाकी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से ही कोई कोई कुछ क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा गया होता है, ठीक है। आ भी सकता है नया क्वेश्चन, लेकिन मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ सेफ रहने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस यही है कि पहले जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही घुमा-फिरा के आपके एग्ज़ाम में आ जाए उसी टाइप के। अब देखो ये क्वेश्चन पहले कहाँ आया हुआ है? तो आप देखोगे ये सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम विद सेम वर्डिंग सेम डेटा एमपी व्यापम एएओ के पेपर में आया हुआ है, और यहाँ पे मैंने पेपर की डेट भी मेंशन कर दिया ताकि अगर किसी को वेरीफाई करना हो कि ये एक्चुअली में एग्जाम में आया है या ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, तो आप वेरीफाई कर सकते हो। ये एग्जाम का नाम यहाँ पे लिख दिया मैंने और एग्जाम की डेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। देखो सेम क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 4 लेटर बिगिनिंग विद आइदर ए और ई, यानी कि या तो ए से स्टार्ट हो या ई से स्टार्ट हो, कैन बी फॉर्म विद द वर्ड इक्वेशन। एग्जैक्टली सेम, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। और इसका आंसर भी 420 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब क्या है, अब आप बोलोगे कि आपने तो इतनी आसानी से बोल दिया कि ये क्वेश्चन जो है बाकी एग्जाम्स में आता है, हमें ये क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से? तो देखो या तो आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जैसे ये क्वेश्चन मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में दिया हुआ था, ठीक है। तो या तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैं देता हूँ अपनी टेस्ट सीरीज में, जो बाकी एग्जाम्स में पूछे जा रहे होते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखो बाकी बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, लेकिन क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कौन-सा, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो क्वेश्चन मैं टेस्ट सीरीज में दूँगा वो सेम आपके एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन आपकी प्रैक्टिस कम से कम होनी चाहिए कि जिस टाइप के क्वेश्चंस बाकी एग्जाम्स में आ रहे हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में भी उस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। ऐसा आप रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा लोगे कि एक टॉपिक के आप 100 टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो, बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। और जनरली मैंने देखा है कि इस एग्ज़ाम में जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, उनकी मैथ्स वगैरह थोड़ी वीक रहती है। तो आप अगर एक ही सब्जेक्ट एक ही टॉपिक के 100 टाइप के क्वेश्चन करने लगोगे, बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा, आप कर भी नहीं पाओगे। तो आपको सिर्फ़ उन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, बाकी एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, वो आप क्वेश्चन सॉल्व करो। कहाँ से आपको मिलेंगे? तो मैंने आपको जैसे बताया, मार्केट में बेसिक सीधी बात ये है कि मार्केट में और कोई टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी भी नहीं जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस को ऐड किया जा रहा हो, ठीक है? तो आप चाहो तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह परचेज़ कर सकते हो। कैसे आप परचेज़ करोगे? प्राइस वगैरह क्या, डिस्काउंट वगैरह कैसे मिलेगा? वो सारी चीज़ें मैं वीडियो के एंड में डिस्कस कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन बोल रहा है 3 टैप्स यानी कि 3 नल है, ए, बी और सी। ये फिल करते हैं एक टैंक को, यानी कि एक टंकी को फिल करते हैं। ए जो है 12 घंटे में फिल करता है, बी 15 में और सी 20 घंटे में। इफ ए ओपन ऑल द टाइम, ए जो है पूरे हर टाइम खुला रहता है। ए जो टोटी है आपकी टंकी, जो टैप है, नल है, वो हमेशा खुला रहता है। और बी और सी जो है 1-1 घंटे के लिए खुलता है, यानी पहले बी 1 घंटे के लिए खुलेगा, फिर सी 1 घंटे के लिए खुलेगा, ऐसे जो है अल्टरनेटिवली खुलते हैं। तो जो टैंक है, जो टंकी है, वो कितने टाइम में फुल भर जाएगी? अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है
इस टाइप के क्वेश्चन अगर कोर्स आपने लिया हो तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सारे समझाए हुए हैं, आपको पता लगा आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, सबसे ईज़ी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए जो है वो टंकी को भरता है 12 घंटे में, बी सेम टंकी को भरता है 15 घंटे में और सी टंकी को भरता है 20 घंटे में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं आपको एलसीएम लेना होता है। तो आप या तो एलसीएम आप ले सकते हो या मैं यहाँ पे लेके बताता हूँ 12, 15 और 20 का एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 60। उसके बाद क्या करना होता है आपको निकालना होता है कि एक दिन में कितना काम करते हैं ये लोग। तो देखो टोटल काम यहाँ पे 60 है और ए जो है वो 12 दिन का 12 घंटे में भरता है, ठीक है? ये जो आपका पाइप एंड सिस्टम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपका टाइम एंड वर्क की तरह होते हैं कि कितने टाइम में कितना काम किया, कितने दिनों में कितना काम किया, वो ये सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। तो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो 5 आएगी। यानी कि 1 दिन में कितना काम करते हैं 5 काम 1 घंटे में 5 काम करता है। तो 12 घंटे में कितना करेगा 60 टोटल काम। इसी तरह से बी की एफिशिएंसी जो है वो 4 आएगी और सी की एफिशिएंसी 3 आएगी। कहने का मतलब क्या है कि सी जो है 20 घंटे में भरता है 60, ठीक है? 20 घंटे में 60 लीटर मान लो या कुछ भी मान लो, तो 60 भरने के लिए 20 दिन लगाता है। तो 1 दिन में कितना भरेगा? 1 दिन में 3 भरेगा। इसी तरह से बी जो है 1 दिन में 4 भरेगा और ए जो है 1 दिन में 5 भरेगा। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो कैलकुलेशन हम थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। इसको अगर ध्यान से देखें तो घंटे के हिसाब से अगर चलें तो फर्स्ट आवर में, ठीक है? फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो पहले घंटे में क्या होगा? पहले घंटे में ए तो हमेशा चलता रहेगा यानी कि ए जो है पहले घंटे में 5 भरेगा। फिर क्या है? ए के साथ पहले दिन कौन काम करेगा? ए के साथ पहले दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन सी करेगा। काम करेगा का मतलब क्या है? जो टैप है वो चालू होगा, वहाँ पे भरना स्टार्ट करेगा। तो पहले दिन यहाँ पे क्या आएगा? प्लस में 4 लिखना पड़ेगा हमें। दूसरे दिन की बात करें तो ए तो जो टैप है वो तो हमेशा भरता ही रहेगा। दूसरे घंटे में 3 आएगा, तीसरे घंटे में फिर दोबारा से बी आ जाएगा, चौथे घंटे में अगेन सी आ जाएगा। इसी तरह से 5वें घंटे में अगेन ए आएगा, छठे घंटे में अगेन सी आएगा तो वो 3 भरेगा। 7वें में अगेन 5 आएगा और ये 4 आ जाएगा। अब इसको काउंट करो, टोटल हमें कितना भरना है? 60 भरना है टोटल। ये कितना हो गया? ये हो गया 9 और ये हो गया 8, तो दोनों को मिला के ये हो गया 17। यानी कि दोनों को मिला के 17 होता है, तो ये भी 17 हो गया और ये भी 17 हो गया और ये 9 हो गया। अब इनको काउंट करो 17, 17, 17, 17 3 जा 51 और प्लस में 9, ये हो गया 60। यानी कि 7 घंटों में पूरी की पूरी टंकी आपकी फुल भर जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अब देखो मैंने बीच-बीच में यहाँ पे घंटे को दिन बोल दिया होगा, वो बेसिक कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये हो जाता है कि वर्क टाइम एंड वर्क वाला जो क्वेश्चन्स होता है और जो पाइप एंड सिस्टम वाले क्वेश्चन्स होते हैं, वो सेम तरीके से सॉल्व होते हैं, दोनों सिमिलर क्वेश्चन्स होते हैं, ठीक है? तो उसमें उसको ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ पे समझा दिया है, किस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। 7 आवर्स यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन क्या पहले कभी आया है? तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है आपका आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस ऑफिशियल पेपर और ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 2023 में 23 मार्च को, सेकंड शिफ्ट में। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। इसमें देखो एग्ज़ैक्टली सेम क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या था कि एक टंकी जो है 12, 15 और 20 घंटे में भरी जा रही थी। यहाँ पे एबीसी जो है टैंक को 10, 18 और 6 घंटे में भर रहे हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी पूरा सेम है। बस यहाँ पे थोड़ा नंबर चेंज किए हुए हैं, यहाँ पे 12, 15 और 20 था और यहाँ पे 10, 18 और 6 कर दिया है रिस्पेक्टिवली इफ़ अ पर्सन ओपन ऑल द टाइम। यानी कि ए जो टैप है आपका वो हमेशा खुला रहता है और बी और सी जो है 1-1 घंटे के लिए अल्टरनेटिवली खुलते हैं। तो कितने टाइम में टैंक जो है पूरा फुल हो जाएगा? एग्ज़ैक्टली सेम क्वेश्चन है। बस यहाँ पे जो डेटा है उसको चेंज किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन आपके सेम डेटा के साथ भी आ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन में आपका डेटा चेंज किया जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको मैं दिखाऊँगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने हैं। आपको पैटर्न समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उस टाइप के क्वेश्चन जो बाकी एग्जाम्स में आते हैं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उससे
आपकी जो प्रैक्टिस है वो बढ़ेगी। जिस टाइप के एग्ज़ाम में आपके एक्चुअल क्वेश्चन्स आएँगे, उस टाइप के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे, ताकि आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर सको। ऐसे आप सॉल्व करने बैठोगे, तो हर टॉपिक में 100 से भी ऊपर टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है? तो उसमें आपका बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? अब देखो जो बाकी एग्ज़ाम्स के मैं क्वेश्चन दिखाऊँगा, उसको मैं सॉल्व करके यहाँ पे नहीं दिखाऊँगा, उसके सॉल्यूशन मैंने आगे दिए हुए हैं। उसको आप सॉल्यूशन देख सकते हो, वहाँ से आप सीख सकते हो किस तरह से उसको सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमंग द गिवन 3 नंबर्स, यानी कि जो 3 नंबर्स हैं, द सेकंड इज़ ट्वाइस द फर्स्ट एंड आल्सो थ्राइस द थर्ड। कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। कह रहा है 3 नंबर है यहाँ पे, तो मान लो 3 नंबर हम मान लेते हैं, ए है, बी है और सी है। 3 नंबर है यहाँ पे। अब आगे ये क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे देखो, दोबारा रीड करो। द सेकंड इज़ ट्वाइस द फर्स्ट, यानी कि दूसरी संख्या पहले के 2 गुनी है। कहने का मतलब क्या है, जो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या बी है आपकी। ये क्या है? पहले के 2 गुनी है, यानी कि पहले को अगर 2 से गुना करते हैं तो दोनों बराबर हो जाएँगे। और बोला गया ऑल्सो थ्राइस द थर्ड, यानी कि तीसरे के 3 गुनी भी है, तिगुनी है। यानी कि बी जो है वो बराबर हो जाएगा 3c के। समझे इस बात को? अब देखो, आगे बोल रहा है कि इन तीनों संख्याओं का जो औसत है, जो एवरेज है, वो 55 है। तीनों का एवरेज कितना है? 55 है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जितने नंबर से उससे डिवाइड करना पड़ता है। अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 55 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो। 3 यहाँ पे डिवाइड में, तो इस साइड इसको ले जाओगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 55 इंटू 3 कितना होता है? ये होगा आपका 165। ठीक है? ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका 165 आ गया। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 165। अब देखो हमें इस इक्वेशन को या तो ए की टर्म्स में या बी की टर्म में या सी की टर्म में तोड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे क्वेश्चन पे पहुँच पाएंगे। तो देखो ए की जगह तो हम ए लिखेंगे, बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी की जगह हम 2a लिख सकते हैं, तो बी की जगह हम 2a लिखेंगे। सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो, अगर ध्यान से इसको देखें तो बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो बी की जगह हम 2a लिख सकते हैं। बी की जगह 2a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2a इज़ इक्वल टू 3c। ठीक है? और 3 को इस साइड ले जाएँगे या 2 को इस साइड, आप कैसे भी इसको कर लो। तो c इज़ इक्वल टू 2a अपॉन में 3 हो जाएगा, या 2/3 a इसको हम लिख सकते हैं। यानी 2/3 a इज़ इक्वल टू 165। ठीक है? अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या आपको 3 एलसीएम लेना पड़ेगा। इन सब के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 हम मानेंगे। तो यहाँ पे 3 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 6a प्लस 2a इज़ इक्वल टू 165। ठीक है? ये कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आ रही तो आप आराम से इसको बैठ के समझना, करना अपने आप, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है? मैं थोड़ा यहाँ पे जल्दी कर दे रहा हूँ। 3a प्लस 6a प्लस 2a, ये हो गया आपका 11a। 11a इज़ इक्वल टू 165। 3 यहाँ से आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू 165 इंटू 3 कितना होता है? तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 495। ठीक है? 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करो तो देखो ये पूरा पूरा कट रहा है। इसको काटोगे तो ये 4 से हो जाएगा 44, और यहाँ पे बचेगा 5, तो ये 5 से हो जाएगा 55। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी, सॉरी, 45। ठीक है? कहने का मतलब क्या है कि आपको पूछा क्या था? लार्जेस्ट नंबर आपको पूछना है कि इन तीनों में से लार्जेस्ट क्या है। तो नंबर यहाँ पे थे क्या एक्चुअली में? तो यहाँ पे देखो ये हमारे नंबर्स थे, ए प्लस 2a प्लस 2 अपॉन में 3a। ये कितना है? 45 ही है। सेकंड वाला नंबर कितना है? तो 45 इंटू 2, ये 90 हो जाएगा। और ये कितना है? 2 अपॉन में 3 इंटू 45। तो काटोगे तो ये 15 आएगा। 15 इंटू 2 ये 30 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट नंबर आपका 45 है, सेकंड 90 है और थर्ड 30 है। तो सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है?
बी सेकंड नंबर, तो सबसे बड़ा वाला नंबर जो है यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो 90 थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी आपको लग सकता है देखने में क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो आराम से इसको आप कर सकते हो। अब देखो क्या ऐसा क्वेश्चन पहले आया हुआ है? तो यहाँ पे ये देखो एसएससी सीएचएसएल में ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है पहले आ चुके हैं। 2018 का यहाँ पे ये एग्ज़ाम का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, यानी 3 नंबर्स हैं। अब देखो यहाँ पे ये 55 तो सेम दिया हुआ है। तो यहाँ पे कंडीशन है उसको थोड़ा चेंज किया हुआ है। इसमें क्या था कि सेकंड इज़ ट्वाइस द फर्स्ट एंड आल्सो थ्राइस द थर्ड। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ है? सेकंड इज़ थ्राइस ऑफ द फर्स्ट एंड ट्वाइस ऑफ द थर्ड, यानी कि तीसरे का 2 गुना और पहले का 3 गुना है। बस इतना सा यहाँ पे चेंज किया हुआ है कि थ्राइस पहले कर दिया है और ट्वाइस बाद में कर दिया है। तो आप देख रहे हो एग्ज़ैक्टली सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में, बाकी एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, नया क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, खासकर आपके एग्ज़ाम में। जो थोड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें जो थोड़े टफ एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें नए क्वेश्चन बना-बना के दिए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं, वो सिर्फ़ प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम ना निकाल लें। जैसे आप सीजीएल में देखोगे, कैट में देखोगे, यूपीएससी वगैरह में देखोगे, स्टेट पीसीएस वगैरह में, तो उसमें नए क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी ईज़ी या बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े मीडियम लेवल के टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत टफ बनाने की कोशिश की जाती है। तो क्योंकि आपके एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट है, ईज़ी टू मॉडरेट है, तो आपके एग्ज़ाम्स में नए क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम हैं। जो पहले क्वेश्चंस चलते आ रहे हैं, उसी वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आएँगे। ठीक है? तो उस टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए, इस टाइप के एग्ज़ाम के लिए आपको जो बाकी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मतलब के, उसको आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है? कहाँ से कर सकते हो? मैंने बताया, टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप ले सकते हो। मार्केट में और कोई आपको टेस्ट सीरीज़ ऐसी देगा नहीं जिसमें बाकी क्वेश्चन आपके मतलब के इंक्लूड किए जाएँ। वो आपको टेस्ट सीरीज़ दे देंगे, बस वो क्वेश्चन होंगे उसमें। बस वो दिखाएँगे कि जो सिलेबस में है उससे क्वेश्चन दे दिया, उससे काम नहीं बनता है। ठीक है? आगे देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप चाहो तो रीड कर सकते हो, इसको देख सकते हो। 4th क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन बोल रहा है द सैलरीज़ ऑफ एबीसी, यानी कि 3 लोग हैं एबीसी, उसके जो सैलरीज़ हैं उसका रेशो, ये रेशो का क्वेश्चन है बेसिकली। 3:4:5 में दिया हुआ है। ठीक है? यानी कि 3 लोगों की सैलरी है, उनका रेशो, सैलरी का रेशो दिया हुआ है। अब क्या होता है, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, यानी कि तनख्वाह उनकी बढ़ाई जाती है, वेतन में वृद्धि की जाती है। कितनी वृद्धि की जाती है? ए की सैलरी 10% बढ़ती है, बी की 20% और सी की 50% रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरी, यानी कि सैलरी बढ़ने के बाद नया रेशियो क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखो, रेशियो को क्वेश्चन में ना कॉमन सेंस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम बोल सकते हैं कि सैलरी का रेशियो कितना है? 3:4:5। 3:4:5। अब देखो, 10%, 20% और 50% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इन नंबर को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो रेशो में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 10-10 से इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 30:40:50 हो गया। अब इसमें इंक्रीमेंट ऐड करो। कैसे ऐड करेंगे? जिसकी सैलरी का रेशो 3 था, उसको कितनी परसेंट इंक्रीमेंट मिली है? 10%। 3 में अगर 10% हम ऐड करेंगे, तो कितना ऐड करेंगे? 3 का 10% 3 होता है, तो ये हो जाएगा 33। सही है? सेकंड वाले में देखो कितना ऐड करना पड़ेगा? 20%। तो 40 का 20% क्या होता है? 40 का 10% 8 4 होता है, तो 20% 8 हो जाएगा। 40 + 8 ये हो जाएगा आपका 48 48। अब 50 में 50%, तो 50 का 50% क्या होगा? 50 का 50% होगा 25, तो 50 में 25 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 75। यानी कि नया रेशो कितना आ गया? 33:48:45। अब ये तो यहाँ पे कहीं दिया नहीं है ऑप्शन में, तो इसको काटो। ये देखो, ये तीनों ये रेशो जो है कट सकते हैं। किससे कट सकते हैं? देखो, इसको 3 से काटोगे तो कट जाएगा ये। तो 3 से काटो, तो ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 25। यानी कि नया सैलरी का रेशो कितना हो जाएगा? 11:16:25। यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन जो है आपका एग्जैक्टली वही है, 11:16:25। तो इस तरह से आप रेशो के क्वेश्चन जो है वो आराम से कर सकते हो। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन पहले किस एग्जाम में आया हुआ है? तो यहाँ पे देख सकते हो, डीडीए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है 2020 में। डेट भी मैंने मेंशन कर दी है। इसमें देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसमें देखो 10, 20 और 50% बढ़ा है। जो सैलरी है वो 10, 20 और 50% बढ़ी है। इसमें बस उसको चेंज कर दिया गया है, इसमें 10, 20 और 50 नहीं है, 10, 15 और 20% बढ़ी है। बाकी सब सेम है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 10, 20 और 50 की जगह 10, 15 और 20 कर दिया गया। बाकी यहाँ पे देखो सैलरी का रेशो भी सेम है,
3:4:5, यहाँ पे भी सेम था 3:4:5। ये तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, जो बाकी एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं। मैं यही बार-बार आपको रिपीटेडली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, यहाँ से आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, इन 3 वेसल्स ईच ऑफ 50 लीटर कैपेसिटी। ठीक है, अब देखो मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, मिक्सचर मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला क्वेश्चन जो है, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 वेसल्स हैं आपके और तीनों जो है 50 लीटर कैपेसिटी के हैं और मिक्सचर किस चीज़ का है? मिल्क और वाटर का है। इज़ फिल्ड विद द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी तीनों जो आपके वेसल्स हैं उसमें रेशियो मिलाया हुआ है कि कितना वाटर होगा, कितना मिल्क होगा। और रेशियो क्या है मिल्क एंड वाटर का? 1:2, 3:1 और 3:2। इन 3 रिस्पेक्टिव वेसल्स, इफ ऑल द 3 वेसल्स आर एम्प्टीड इंटू अ सिंगल वेसल, यानी कि तीनों वेसल्स में जो दूध और पानी है, मिक्सचर जो है, वो एक सिंगल वेसल में अगर डाल दें, ठीक है? यानी एक सिंगल पात्र में डाल दें, तो जो सिंगल पात्र में डालेंगे उसमें मिल्क और वाटर का प्रोपोर्शन क्या होगा? उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का प्रोपोर्शन क्या होगा? देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 वेसल्स हैं, 3 पात्र हैं, 1, 2, 3, 3 वेसल्स हो गए। अब इसमें क्या दिया हुआ, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, कि कितना मिल्क है और कितना वाटर है, ये हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2 फर्स्ट में है, 1:2, सेकंड में क्या है 3:1, फोर्थ में क्या है 3:2, ये आपका दिया हुआ है। अब हमें करना क्या होता है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं? तो देखो रेशो को क्वेश्चन में इनको हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से रेशो को हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे इक्वल? देखो इनको ऐड करें तो ये 3 होता है, इनको ऐड करें तो ये 4 होता है, इनको ऐड करें तो ये 5 होता है। अब हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो देखो तीनों में कोई कॉमन है नहीं, तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना पड़ेगा, 3 इंटू 4 इंटू 5, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, किसी तरह से हमें 3, 4 और 5 को 60 बनाना है। तो 3 को 60 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 20 से, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 में से एक पार्ट जो है मिल्क का था, तो 60 में से कितना पार्ट मिल्क का होगा? तो इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 40। ठीक है, ये 20, ये 40, यानी कि नया रेशो मिल्क और वाटर का क्या आ गया, 20 और 40। इसी तरह से अगर आप देखो, तो इसमें भी चेंज कर लो, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए, तो 4 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा। इसी तरह से 5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा। सेम इसमें नया रेशो निकाल लो, 15 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा। ठीक है, 1 को करेंगे तो 15 आएगा। समझ गए इतना? आगे जाओ, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। अब इसको हमें ऐड कर लेना है। तो अब देखो मिल्क का रेशो कितना आ गया, ये पहले वाला जो है वो मिल्क का है 20, 45 और 36। यहाँ पे आप इसको ऐड कर लेंगे, 20 प्लस 45 प्लस 36। नेक्स्ट जो है आपका वाटर का है रेशो, ये कितना है 40, 15 और 24, 40 प्लस 15 प्लस 24, ऐड करो इनको, तो 20 ये हो जाएगा 70, 65 प्लस 36, 65 और 36 ये हो जाएंगे आपके 101, 40 प्लस 15, 55 प्लस 24 ये हो जाएगा आपका 79। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 101:79। ये आपका जो नया पात्र होगा, नया वेसल होगा, उसका रेशो बनेगा। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है, तो इसमें देखो थोड़ा सा चेंज है इसमें। यहाँ पे जो आपका जो वेसल था वो 50 लीटर का था, लेकिन यहाँ पे वेसल कितने का है, 10 लीटर का है। बाकी रेशो देखो सेम है यहाँ पे, थोड़ा सा चेंज है रेशो में, 1:2 है, 3:1, 3:2। यहाँ पे कितना है 2:1 है, 1:2 को 2:1 कर दिया, बाकी 3:1, 3:2। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का टाइप आपका बिल्कुल सेम है, इसको आप रीड कर सकते हो। 3 वेसल्स ईच of 10 liter capacity contain a mixture of milk and water in the ratio 2:1, 3:1, 3:2
इफ़ ऑल 3 वेसल्स आर एम्प्टीड इनटू अ लार्ज वेसल, यानी तीनों वेसल्स का जो दूध और पानी है, वो एक वेसल में डाल दो, फिर बताओ कि नया रेशो जो होगा वो क्या होगा? तो उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये कहाँ पे पूछा हुआ है? तो ये एसबीआई क्लर्क 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑफ द 1000 इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स का मतलब क्या होता है? निवासी, ठीक है? यहाँ पे देखो लिखा होगा, 1000 निवासी। ऑफ अ टाउन 60% आर मेल्स, ऑफ whom 20% आर लिटरेट, यानी कि जितने लोग 1000 लोग रहते हैं उसमें से 60% तो मेल है, 20% जो है उनमें से पढ़े हुए हैं। इफ़ ऑफ ऑल इनहेबिटेंट्स 25% इलिटरेट, अगर 25% अनपढ़ है, इलिटरेट है, देन व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल्स ऑफ द टाउन आर लिटरेट, पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन को जैसे जैसे आप रीड करो ना, इसको लिखते रहा करो। क्या क्या इसमें डेटा दिया हुआ है? तो इसमें बोला है, तो सबसे पहले तो 1000 लोग हैं टोटल, ठीक है? टोटल 1000 लोग हैं, इसमें से कुछ मेल हैं। तो देखो इसमें थर्ड जेंडर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जितने मेल है बाकी बचे हुए फीमेल माने जाएंगे। तो ये बोला है 60% तो मेल हैं, तो 1000 में से अगर 60% मेल है, यानी कि मेल कितने हैं? 600 मेल हो गए। 1000 के 60% 600, फीमेल कितनी बची? 400 फीमेल रह गई, ठीक है? अब इसमें बोला है कि 60 600 में से जितने भी मेल है उसके 20% लिटरेट हैं, तो लिटरेट कितने हो गए? लिटरेट यहाँ पे हो गए, 600 का 20% होता है 120, 120 लिटरेट हैं, तो बाकी कितने बचे हुए? बाकी बचे 480, ये इलिटरेट होंगे, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये पढ़े लिखे हैं। अब ये बोल रहा है कि टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन हमारी 1000 है, इसका 25% जो है वो पढ़े हुए हैं, ठीक है? टोटल पॉपुलेशन का 25% पढ़े हुए लिखे लोग हैं, यानी 1000 का 25% कितना हो गया? 250। तो 250 में से 120 तो पुरुष पढ़े हैं, मेल पढ़े हैं, तो बाकी महिलाएँ कितनी पढ़ी होंगी? तो 130 महिलाएँ पढ़ी लिखी होंगी। तो हमें ये निकालना है कि 130 जो है 400 का कितना परसेंट है? ये हमारे पढ़ी लिखी महिलाओं का परसेंटेज आ जाएगा। तो 130 अपॉन में 400, परसेंट निकालना है इसलिए 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। इसको काटने की कोशिश करो 4 से, तो ये आएगा 65, अगर 2 से काटेंगे इसको, 4 से नहीं कटेगा ये। तो जाएगा 65 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 32.5%, ठीक है? तो ये थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, 32.5%। और देखो सेम क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ बाकी एग्जाम्स में कहाँ आया है, ये आप देख सकते हो। यूटीईटी का पेपर हुआ है 2015 का अप्रैल का, इसमें देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, वर्डिंग भी सेम है। आप हैरान हो जाओगे, आपको लगेगा कि ऐसा भी होता है। देखो, 1000 inhabitants of a town 60% आर मेल्स whom 20% आर लिटरेट, यानी कि 60% मेल है, 20% लिटरेट है। और टोटल पॉपुलेशन का इफ़ इन ऑल इनहेबिटेंट 25% लिटरेट, टोटल पॉपुलेशन का 25% लिटरेट है, तो कितनी परसेंट महिलाएं जो हैं, फीमेल्स जो हैं, वो लिटरेट होंगी? सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, कोई डेटा में चेंज नहीं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो बाकी एग्जाम्स में आ रहे होते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैं अपने टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करता हूँ, ताकि जो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो वो एक्चुअली में उस लेवल के होने चाहिए, उस पैटर्न के होने चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर दूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे मैं टेस्ट सीरीज में आपको दे दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो बाकी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, वो आपके आपके एग्जाम के लेवल के हों, उससे आपको एक एडवांटेज मिलता है, ठीक है? ये तो ऑलरेडी सॉल्व कर ही दिया मैंने, यहाँ पे भी सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है पी क्यू एंड आर, तीन लोग हैं, एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ पे बोल रहा है तीन लोग जो हैं पी क्यू आर पार्टनरशिप में आते हैं। पी इन्वेस्ट 3 टाइम्स एज मच एज क्यू इन्वेस्ट, यानी क्यू जितना इन्वेस्ट करेगा उसका 3 टाइम जो है पी इन्वेस्ट करेगा। एंड क्यू इन्वेस्ट टू थर्ड ऑफ व्हाट आर इन्वेस्ट, यानी कि क्यू कितना इन्वेस्ट करेगा, तो जितना आर इन्वेस्ट करेगा उसका 2/3 जो है वो क्यू इन्वेस्ट करेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के आखिरी में जो प्रॉफिट होता है वो 8800 का होता है, 8800 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो जो क्यू का शेयर है प्रॉफिट में वो कितना होगा? तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तीन लोग हैं यहाँ पे, पी, क्यू और आर, तीन लोग हैं यहाँ पे। अब देखो, अगर मैं ये मान लूँ कि आर ने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो 3x है,
ठीक है? आर ने जो पैसे इन्वेस्ट किए वो 3x है, तो क्यू ने कितना किया होगा? इसका 2/3 पार्ट किया होगा, यानी कि 3x का 2/3 पार्ट किया होगा, ठीक है? अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको देखो, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 2x किया बचा, यानी कि आर ने अगर 3x इन्वेस्ट किया तो क्यू ने 2x किया है, और पी ने कितना किया? क्यू के 3 गुना, तो क्यू ने 2x इन्वेस्ट किया था तो इसने 6x किया होगा, ठीक है? इन्वेस्टमेंट तीनों की आ गई। अगर हम देखें तो ये तीनों को हम रेशो में लिख सकते हैं, तो हम इस x को हटा भी सकते हैं, तो कहने का मतलब क्या है? इनकी जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो कितना है? इनकी इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है वो 6:2:3 है। तो हमें क्या निकालना है कि जो प्रॉफिट है उसमें क्यू का शेयर कितना है? तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 8800, और इसमें हमें शेयर किसका निकालना है? क्यू का। तो क्यू की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 2 + 6 + 3, ये हो गई आपकी 11, ठीक है? इसको सॉल्व करो, तो 11 से ये कट जाएगा आपका, ये कटेगा आपका 800 पे, 800 इंटू 2, ये आएगा आपका 1600, यानी क्यू का शेयर कितना होगा? क्यू का शेयर होगा 1600, सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन किस में आया है, तो यहाँ पे देख सकते हो ओपीएससी ओएस 2018 का प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन जो है आया हुआ है। थोड़ा सा चेंज है इसमें, ABC enter into a partnership, A invest 3 times as much as B invest 2/3 of the C, यानी कि सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, 8800 की जगह 6600 है। उस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 8800 दिया हुआ था, इसमें 6600 है, बस इतना ही चेंज है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। ठीक है, आप चाहो तो आराम से इसको रीड करते रहना। इसका सोल्यूशन यहाँ पे मैंने दे दिया है, ये इसका सोल्यूशन है, इसको आप देख सकते हो, खुद सॉल्व करके भी देख सकते हो। ठीक है, एक तरह से आपके मॉक टेस्ट का काम भी यहाँ पे करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ये देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी जो है एक काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैसे बताया था कि ए प्लस बी जो है एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ए अलोन कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज, ए अकेला अगर करेगा तो 20 दिन में करेगा। इफ़ बी डज द वर्क ओनली फॉर हाफ डे, यानी कि बी क्या करता है, सिर्फ आधे दिन के लिए काम करता है डेली, यानी कि डेली जो है वो हाफ टाइम में निकल जाता है, आधा काम करता है आधा नहीं करता। देन इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। अगर यहाँ पे देखो बी जब 12 दिन में काम कर रहे हैं तो ए और बी दोनों पूरा पूरा काम कर रहे हैं। अगर बी जो है सिर्फ आधा काम करे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये हमें बताना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, आप लेके देख लेना, अगर आपका एलसीएम नहीं निकल रहा है तो 60 यूनिट, यानी टोटल काम कितना है? 60 यूनिट है। इफिशियंसी अगर इसकी निकालो तो इसकी 12 पंजे 60, यानी कि एक दिन में 5 काम करते हैं दोनों मिलके, और ए अकेला एक दिन में 3 काम करेगा, 20 इंटू 3 जो है 60 होता है। अब देखो ए प्लस बी जो है 5 काम करते हैं, ठीक है, ए प्लस बी जो है वो 5 काम करते हैं, तो ए कितना काम करता है अकेले? ए 3 काम करता है, टोटल काम 5 है, एक दिन में हो रहा है। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। इतना हमें समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है कि ए और बी का दोनों का काम निकालें, तो ए और बी कितना काम कर रहा है? आधा काम कर रहा है, यानी कि बी टोटल जितना काम कर सकता है उसका आधा ही कर रहा है। ए कितना काम करता है एक दिन में? 3। बी कितना काम करता है? 2, लेकिन 2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यानी दोनों मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं। एक दिन में दोनों मिलके 4 यूनिट काम करते हैं। टोटल काम है कितना? तो टोटल काम हमारे पास 60 है। एक दिन में कितना करते हैं? तो एक दिन में 4 करते हैं। इसको काटो तो ये आ जाएगा आपका 15 डेज़, यानी अगर ए पूरा काम करे और बी आधा काम करे तो ये कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे? 15 दिनों में ये काम को खत्म कर देंगे। देखो इस तरह का सेम क्वेश्चन जो है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में जो कि 26 अगस्त 2022 को हुआ था, उसमें एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया। देखो सेम है यहाँ पे, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए अकेला उसको 20 दिन में करता है। इफ़ बी डज द वर्क ओनली फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, यानी कि बी जो है अकेला आधा दिन काम करे, तो दोनों कितने दिन में काम करेंगे? इसका आंसर भी 15 डेज ही आएगा। तो आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे आपको दिखा दिया जो एग्जैक्टली सेम है, डेटा भी सेम है, कुछ चेंज नहीं है उसमें। इसका सॉल्यूशन भी सेम होगा, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखो, ऑन जनवरी 12 1980, यानी कि 12 जनवरी 1980 को जो दिन था वो सैटरडे था, दिन था वो सैटरडे था। द डे ऑफ द वीक ऑन जनवरी 12 1979, 1979 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है।
तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, किस तरह से करते हैं। पहले क्या दिया हुआ 12 जनवरी 1979 दिया हुआ है और दूसरी डेट है हमारे पास 12 जनवरी 1980 1980। देखो जब भी ईयर चेंज होता है ना तो उसमें हम एक ऐड करते हैं, एक ऑड डे जो है ऐड करते हैं। एक ऑड डे कब ऐड करेंगे? जब यहाँ पे लीप ईयर ना हो। तो यहाँ पे देखो ये 1979 जो लीप ईयर नहीं है, अगर लीप ईयर होगा तो 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? अगर लीप ईयर हुआ तो 2 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 1980 में डे कौन-सा था? 1980 में डे था सैटरडे, ये था सैटरडे। तो 1 दिन अगर घटा दें तो 1979 में कौन-सा डे होगा? इसमें फ्राइडे होगा। तो फ्राइडे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है फ्राइडे हमारा आ चुका है आंसर। इस तरह से हमारा आंसर आएगा। अब देखो ये वाले क्वेश्चन तो सारे एग्ज़ाम्स में आए आते रहते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दिया है। देखो ये इसमें 12 जनवरी 1980 और 14 जनवरी 1981 पूछा हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर किस तरह से निकलेगा वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो यहाँ पे 2 डेट बढ़ा दी गई है, 12 से 14 कर दी गई है, तो 2 इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड होंगे। तो उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, उसको आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है? 48 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर के एरिया से 4 सेंटीमीटर कम है। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर हमें निकालना है। इसको करते हैं सॉल्व। तो दिया क्या हुआ है? सबसे पहले पहले तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है? तो पेरीमीटर का स्क्वायर होता क्या है? तो 4 इंटू साइड होता है, कि जो साइड होती है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू साइड जो है वो एक्चुअली में हमें 48 दिया हुआ है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो साइड तो 12 से मल्टीप्लाई करने पे 48 आता है। तो यानी कि साइड जो हमारी 12 आ गई है। ठीक है, इसको 12 लिख सकते हैं, या इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। 48 को 4 से डिवाइड करो तो ये 12 आ जाएगा। ऐसे भी इसको कर सकते हो। अब देखो स्क्वायर की साइड तो आ गई हमारी 12। अब स्क्वायर का एरिया निकालना है हमें। तो स्क्वायर का एरिया कैसे आएगा? इसका एरिया निकालो। तो एरिया होता है साइड स्क्वायर, यानी जो साइड होता है उसको उसका स्क्वायर कर दो। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 इंटू 12 ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो हमारा स्क्वायर है उसका एरिया 144 आ गया। बोला क्या था कि जो रेक्टेंगल का एरिया है वो स्क्वायर के एरिया से 4 कम है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो स्क्वायर का 144 है, उससे 4 कम कर दो तो माइनस कर दो इसमें 4, तो इसका बचेगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया? 140। रेक्टेंगल का एरिया होता कितना है? तो रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। 140 लेंथ दी हुई यहाँ पे 14, 14 इंटू में बी इज इक्वल टू 140। तो ब्रेथ निकालोगे तो 140 अपॉन में 14, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका 10, यानी कि बी हो गया आपका 10। तो बस आप फॉर्मूला लगा के पेरीमीटर निकाल लो। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है आपका 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। सॉल्व कर लो इसको। 2 इंटू में एल की वैल्यू है 14, बी की वैल्यू है 10। तो ये हो गया 2 इंटू में 14 इंटू 10 कितना होता है? 14 प्लस 10 होता है आपका 24। सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना जाएगा? 48 सेंटीमीटर। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ये आपको करेक्ट हो जाएगा। अब देखो सेम क्वेश्चन जिसका आंसर भी आपको, इसमें देखो थोड़ा सा क्वेश्चन का डेटा सेम है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। कि इसमें जो है पहले आपसे क्या पूछा था? आपसे पेरीमीटर पूछा था रेक्टेंगल का। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा था डिफरेंस इन द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, यानी कि एरिया का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे जो 4 दिया हुआ है ना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया का डिफरेंस है, वही यहाँ पे निकालना है। तो इसका आंसर जो 4 आएगा। तो क्वेश्चन सेम है, बस इसमें जो निकालना है वो डिफरेंस दे रखा है, वो अलग दे रखा है। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन जो है ये आपका एग्जाम है, ये सीटेट का एग्जाम है, 19 दिसंबर 2021 को एग्जाम हुआ था। इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। ये क्वेश्चन जो है इन 16 मिनट्स द मिनट हैंड गेन ओवर द आवर हैंड। कहने का मतलब क्या है कि 16 मिनट अगर घड़ी चलती है
तो जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से कितनी आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में आपके पास होनी चाहिए। क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन? कि जो मिनट हैंड जो होती है वो 1 मिनट में कितना घूमती है? वो 6 डिग्री घूमती है। लेकिन जो आवर हैंड होता है, जो घंटे वाला सुई होती है, वो तो घंटे के हिसाब से तो 1 आवर में वो 30 डिग्री घूमती है। तो 1 आवर में मिनट कितने होते हैं? हमें मिनट के हिसाब से निकालना है। तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में वो 30 डिग्री घूमती है। 1 मिनट में कितना घूमेगी? तो 30 अपॉन में 60, 1 मिनट में वो आधा डिग्री घूमेगी। ये हो क्लियर हो गया आपका? अब इसको सॉल्व करो। तो कह रहा कि 16 मिनट तक जो है घड़ी चलती है। तो 16 मिनट में मिनट वाली सुई कितना घूमेगी? 6 डिग्री। घंटे वाली सुई कितना घूमेगी? तो 1 मिनट में वो आधा डिग्री घूमती है। इसको 16 से मल्टीप्लाई करना है हमें डिफरेंस निकाल के। तो ये हो गया 16, इसको सॉल्व करो। तो ये नीचे आपका 12 एलसीएम आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 12 माइनस 1, तो ये आपका आएगा 16, 11 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई करो इसको। तो ये कट जाएगा, इससे 8 आएगा। 8 इंटू 11, ये आ जाएगा आपका 88 डिग्री। तो 88 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका भी देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो अब बाकी एग्जाम्स में भी आते ही रहते हैं। एक ये पीसीएल जेई का एग्जाम है 2019 का, इसमें इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछा गया कि 25 मिनट्स में द मिनट हैड गेन ओवर द आवर हैंड। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 16 मिनट में पूछा गया था, यहाँ पे 25 मिनट में पूछा गया है। तो ये इसका आंसर कैसे निकालना है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वॉकिंग 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यानी कि जो व्यक्ति है वो अपनी स्पीड का 5/6 स्पीड से ही चल रहा है। अ मैन इज 10 मिनट लेट। तो क्योंकि इतनी कम स्पीड से चला, 5/6 स्पीड से ही चला, तो 10 मिनट लेट हो गया। द यूजुअल टाइम टेकन हिम टू कवर द डिस्टेंस इज, यानी कि अगर वो सही स्पीड में चलता, पूरी स्पीड में चलता, तो कितने टाइम में वो पहुंच जाता, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है आपका? देखो, जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ये तो आपको पता होगा। यहाँ से निकालेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड होता है, या स्पीड इंटू टाइम होता है, कैसे भी आप कर सकते हो इसको। तो अगर टाइम के केस में देखें तो टाइम कितना ले रहा है? तो पहले जितना टाइम लेता है उससे 10 मिनट लेट हो गया, यानी कि पहले अगर टी टाइम लेता तो उसमें 10 मिनट और ऐड कर दो, नया टाइम ये है आपका। इसी तरह से स्पीड कितना है? तो स्पीड पहले जितनी उसकी स्पीड थी उसका 5/6 टाइम ही चल रहा है वो। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड हो गई। अब इसको सॉल्व करो। देखो, डिस्टेंस तो पहले जितना चला था उतना ही चलना है उसको, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। यानी कि ये जो टी इंटू एस है उसको, ये टी इंटू एस, इसको मल्टीप्लाई करके हम इक्वल में रख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम देखें टी इंटू एस, इसको हम बराबर लिख सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, यानी कि टी प्लस 10 मल्टीप्लाई में 5/6 एस। ठीक है, इसको हम इक्वल कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। देखो, ये तो होगा आपका टी एस या एस टी, कुछ भी लिख लो इसको। सॉल्व करो इसको। तो 5/6 एक्स, एस को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो देखो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 को हम यहाँ से काट के इसको इस साइड लिख देते हो, ये 6 टी एस हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको। तो 5 एस को टी से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 टी एस। ठीक है, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, 5 टी एस इंटू में, या इसको प्लस में करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे प्लस है तो प्लस में, तो 5 एस को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 एस आ जाएगा। तो देखो, 5 टी एस और 6 टी एस, तो 5 टी एस इधर आएगा तो माइनस में होगा, 6 टी एस में से 5 टी एस गया तो सिर्फ टी एस बचा। टी एस इज इक्वल टू 50 एस, एस से एस कट गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई? 50। यानी कि कितना टाइम लगता है उसको? उसको लगते हैं 50 मिनट्स। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है 50 मिनट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, इसी तरह का क्वेश्चन है एक आपका DSSB जो दिल्ली में एग्ज़ाम होता है, पीआरटी का एग्ज़ाम, ये होता है अक्टूबर 2018 में। इसमें भी देखो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, बस इसमें टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे 10 मिनट लेट हुआ था, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो 30 मिनट लेट हुआ है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम। अ मैन वॉकिंग 5/6 ऑफ यूजुअल स्पीड रीचेस अ डेस्टिनेशन 30 मिनट लेट, तो उसकी यूजुअल टाइम क्या लगता है उसको डिस्टेंस कवर करने में? सेम क्वेश्चन है। तो देखो, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने दे दिया, इसको आप रीड कर सकते हो। तो बेसिक कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको पहले क्वेश्चन से ही कह रहा हूँ, कि आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आएँगे, वो क्वेश्चंस
या तो सेम वही क्वेश्चन या सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पहले ही किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके होंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो बाकी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जिसमें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब आपको नहीं पता कि आप बाकी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें तो बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा रेलेवेंट है ये आपको ढूँढने में मुश्किल होगी। तो उस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको ये रिदम बन सके कि किस टाइप के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस पहले से किए हुए हों। तो ही आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, कम मेहनत के साथ। कम मेहनत का मतलब क्या है, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप इतना काम भी कर लोगे, तो आपके ठीक-ठाक स्कोर आने के चांसेस बनते हैं। कैसे कर सकते हो? तो मैंने आपको जैसा बताया, मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ में इस तरह के क्वेश्चन जो बाकी एग्ज़ाम्स में आता है उसको इंक्लूड करता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स जो है आराम से उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो टेस्ट सीरीज़ आप जॉइन कर सकते हो। बाकी 2023 का पेपर ऑलरेडी मैंने एनालाइज़ किया हुआ है, इसको आप देख लो। और उसके बाद अगर आपको ये देखना है कि जो लास्ट ईयर के जितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज़ ली है, क्या उनका स्कोर क्या है या उनका फीडबैक क्या है, तो आप यूट्यूब सेक्शन के कम्युनिटी सेक्शन में जाओगे, तो आपको जो है जो स्टूडेंट्स के फीडबैक है वो मैंने डाले हुए हैं, उसको वो आप देख सकते हो। या फिर जो मेरी वेबसाइट का लिंक है, उस पे आप जाओगे तो वेबसाइट पे भी आपको टेस्टिमोनियल्स दिख जाएँगे कि स्टूडेंट्स का फीडबैक क्या है, क्या जो टेस्ट सीरीज़ या कोर्स है, वो उनके बेनिफिट उनसे उस उनको होता है या नहीं होता, ठीक है? तो ये आप 2023 के पेपर का एनालिसिस देख सकते हो, और बाकी रिव्यू अगर आप चाहो तो देख सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि कोर्स या टेस्ट सीरीज़ लेना कहाँ से है? तो देखो, पहले बात मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आप कोर्स लेते हो, तो टेस्ट सीरीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है? जो ये वाली टेस्ट सीरीज़ है, वो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हो, तो आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी कोर्स के अंदर ही। अलग से ही आपको अलग से आपको टेस्ट सीरीज़ लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्या है, तो टेस्ट सीरीज़ के अंदर जैसे मैं पहले से आपको बोलता रहा हूँ, 3 टाइप के टेस्ट आपके होने चाहिए। एक तो आपके टॉपिक वाइज़ टेस्ट होने चाहिए, ठीक है? फिर सेक्शनल टेस्ट होने चाहिए और फिर फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए। 3 टाइप के टेस्ट आपके होने चाहिए, तो इसमें आपके सारे हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? जैसे मान लो आपने मैथ का एक टॉपिक कर लिया, रेशो आपने कर लिया, अब रेशो के आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको, तो आपके टेस्ट सीरीज़ में रेशो के क्वेश्चन के लिए एक टॉपिक वाइज़ टेस्ट होना चाहिए। फिर मान लो आपने मैथ्स के 5-7 को टॉपिक्स जो है कवर कर लिए, तो आपकी टेस्ट सीरीज़ में एक मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट होना चाहिए, ताकि उसको आप देख दे सको, प्रैक्टिस कर सको। और जब आपने मान लो 60-70% सिलेबस कवर कर लिया या आधा सिलेबस भी कवर कर लिया, तो आपको फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए, तो वो सब भी आपके टेस्ट सीरीज़ में होने चाहिए। तो हमारी टेस्ट सीरीज़ में क्या-क्या आपको मिलेगा, तो 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, 5 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट के, फिर आपको टॉपिक वाइज़ टेस्ट मिलेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स के। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर के टेस्ट भी आपको मिलेंगे, और टेस्ट जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन आपको शो किया उसमें सिर्फ इंग्लिश वाले सॉल्यूशन मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन जो आपकी टेस्ट सीरीज़ होगी उसमें क्वेश्चन जो होगा वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ठीक है? तो बाइलिंगुअल होंगे, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन सीबीटी मोड में जिस तरह से आपका एग्ज़ैक्ट एग्ज़ाम होगा, उसी इंटरफ़ेस के साथ टेस्ट आपको मिलेंगे, और डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। डिटेल सॉल्यूशन का फ़ायदा क्या होता है कि मान लो आपने अगर कोई टॉपिक जो है कवर नहीं किया है, तो उस टॉपिक का सॉल्यूशन वहाँ पे डिटेल में दिया होता है, ताकि वहाँ से उसको रीड करें। जैसे मान लो जीके में ये कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे जैसे मान लो हिस्ट्री का एक टॉपिक है, वो आपने कवर नहीं किया है। मान लो किसी लीडर से रिलेटेड वो टॉपिक है, वो क्वेश्चन आपका टेस्ट सीरीज में आया। अब आपको उसको प्रिपेयर करना है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, उसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ो, वहीं से आपका वो प्रिपेयर हो जाएगा। उसी में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने और क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे डिटेल सॉल्यूशन में प्रोवाइड किए गए होते हैं। सारा डेटा वहाँ पे होता है। बाकी कोर्स में तो जो आपका सीओक्यूपी 11 का सिलेबस है, वो डिटेल सिलेबस जो है कवर किया जाएगा। बस ध्यान रखो, जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, उसमें जो सिर्फ इंग्लिश है, वो बेसिक इंग्लिश कवर की जाएगी, हिंदी कवर इसमें नहीं होगी। ठीक है? लैंग्वेज का सेक्शन जो है हिंदी कवर नहीं होगा। बाकी बाकी के जो सारे सेक्शन होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। जिस तरह से मैं अभी आपको बोल के बता रहा हूँ, क्वेश्चन जनरली हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। मैं जब बोल के वो समझाऊँगा वो जनरली हिंदी में होगा। तो मैंने आपको बता दिया, लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश के सिर्फ बेसिक कवर होंगे और हिंदी वहाँ पे कवर नहीं होगी। बाकी जो चारों सेक्शन है वो डिटेल में कवर होंगे। जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारा उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है? बाकी अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हो, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। कोई डाउट होगा तो डाउट के लिए वहाँ पे एक सेक्शन होता है, उसमें आप डाउट्स पूछ सकते हो अपने। अब देखो, जो टेस्ट सीरीज़ है उसका प्राइस जो है 1500 है, और जो कोर्स है उसका प्राइस यहाँ पे 6999 या कह सकते हो आप 7000 रुपये है। ठीक है? तो इनिशियल डिस्काउंट मैंने निकाला था, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई कि जब आपने इनिशियल डिस्काउंट निकाला तो हमें पता ही नहीं लगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से कुछ दिनों के लिए एक नया कूपन कोड आपको दे रहा हूँ। इस कूपन कोड को यूज़ करके आप 50% डिस्काउंट ले सकते हो। ध्यान रखो, ये 50% डिस्काउंट जो है सिर्फ कोर्स परचेज़ करने पे मिलेगा, यानी कि आप कोर्स लेते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ पे आप कोई भी इनिशियल डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है?
तो सिर्फ कोर्स अगर परचेज़ करते हो तो उसपे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड क्या यूज़ करना है आपको? कूपन कोड यूज़ करना है 50 COQP11, ठीक है? 50 COQP11, ये कूपन कोड आप यूज़ करोगे वेबसाइट पे या ऐप पे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्स लेने पे। टेस्ट सीरीज़ लेने पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। ऐप का और वेबसाइट का लिंक दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऐप को आप डाउनलोड, अगर आपको मोबाइल में यूज़ करना है तो ऐप डाउनलोड कर लो, अगर आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे यूज़ करना है तो आप वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, ठीक है? कहीं से भी आप परचेज़ करो, अगर आपने ऐप में परचेज़ किया तो भी आप वेबसाइट्स पे एक्सेस कर पाओगे, लैपटॉप या डेस्कटॉप में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो आप। परचेज़ कहीं से भी करो, एक्सेस आप हर जगह कर पाओगे, ठीक है? अनलिमिटेड वॉच टाइम है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये आपके टेस्ट होंगे ना, उस टेस्ट को आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट मोड में। यानी जो जिस तरह से आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करोगे उसको 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी उसके सॉल्यूशन जो होते हैं, वो आप अनलिमिटेड टाइम जितनी बार चाहो उसको देख सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये हो गया। बाकी अगर आपको देखना है कि टेस्ट सीरीज़ किस तरह से रहती है, आपको एक बार क्वेश्चंस वगैरह देखने हैं, तो वेबसाइट पे जाओगे तो एक फ्री टेस्ट का एक सेक्शन मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप जाके जो COQP11 CUT PG 2025 लिखा हुआ है, इससे यहाँ पे एक बार टेस्ट आप देख सकते हो किस तरह से टेस्ट जो है रहते हैं। या आप ऐप डाउनलोड आपने कर लिया तो ऐप में आपको एक फ्री मटेरियल का सेक्शन मिलेगा। ऐप जैसे आप जाओगे तो ऊपर जैसे ही आप ओपन करोगे ऐप, तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे 3 लाइन्स आपको मिलेगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको फ्री मटेरियल का सेक्शन मिलेगा आपको। वहाँ पे एक टेस्ट का सेक्शन होगा, वहाँ पे जाके आप टेस्ट जो है दे सकते हो। तो ये बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो सब्जेक्ट्स बच गए हैं आपके, रीजनिंग, कंप्यूटर और लैंग्वेज वाला सेक्शन है, उसके एनालिसिस जो है जल्दी चैनल पे आपको अपलोड किए जाएँगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, इस चैनल पे जितनी भी वीडियो आपको मिलेंगी, हो सकता है वीडियो नंबर ऑफ वीडियो थोड़ी कम लगे आपको। बाकी चैनल पे ऐसे फालतू वीडियो अपलोड करते रहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा। जो भी वीडियो अपलोड होगी, उससे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेनिफिट होगा। फालतू वीडियो चैनल पे कोई भी अपलोड नहीं की जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो मुझे शेयर करनी होती है तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मेरे को शेयर करना है, पीवाईक्यू हो गया, कुछ और से मुझे शेयर करना है तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर कोर्स या फिर वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मैंने अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कॉल करना अवॉइड करना, ठीक है? कोशिश करना कि कॉल ना करो। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना। अगर आप मैसेज में नहीं समझा पा रहे हो तो वॉइस नोट आप भेज देना। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।